मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मस्त बस ड्रामा, जहाँ पर कि हीरोइन हीरो को किसी और से बदला लेने के लिए पटाती है। बट एट द एंड क्या होता है वो जानना हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यामी इस कहानी की हीरोइन है और वह क्लब में जाती है, जहाँ पर कि देख कर कुछ लड़के यहाँ पर यामी का मजाक उड़ाने लगती है। ज़रूरी है ऐसे कपड़ों में आई है, किसी को पटाने के लिए आई हो। यामी यहाँ पर हूँ जो कि इस कहानी का हीरो है, उसके नज़र में आने के लिए उनसे पंगे ले लेती है। उसे देखती है, उसे पहचान जाती है कि वो उसकी सौतेली सिस्टर लिली का फेवरेट पर्सन है। मीन्स की उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो और उसके बीच क्या चल रहा है ये बात उसे पता नहीं था। फिर भी वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वो को एक नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अमीर है, हैंडसम है, सब उसका बड़ा ही करते होंगे और वो उसे एक मेल मॉडल समझ करके उसके साथ काफ़ी अलग बिहेव कर रही होती है। वो के लिए यामी का ये बिहेवियर थोड़ा अलग था। वो उसे कहती है कि वो उसे आज रात के लिए बुक करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा होता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, और ख़ास करके तो उस लड़की में बिल्कुल भी नहीं, जो कि खुद उसके पास चल के आती है। फिर भी यामी यहाँ पर उसे पैसे ऑफर करती है, कहती है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए तो होटल के इस कमरे नंबर में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो वहाँ से उसे रिजेक्ट करके चले जाता है। यामी उसे फॉलो तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ उसके पीछे पीछे ज़रूर जाती है। बाहर जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में उसके फ़ोन पर कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। एक्चुअल में हम लोग देखते हैं यामी को, जो कि उसके अपने दूर के अंकल गू में इंटरेस्टेड थे और उसे पसंद करती थी। मर्जी तो उसकी भी थी, लेकिन जब बदनामी होने लगती है तो सारा ब्लेम उस पर डाल देता है और वो किसी और के साथ इंगेज हो जाता है। यामी को ये बात बहुत बुरा लगता है, और उनका ये पोल एक्शन में लिली ने खोला था, इसी वजह से वो लिली से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही होती है। वो यहाँ पर यामी को रोते हुए देखता है। यामी की जब नज़र हो पे पड़ती है तो वो अपने आंसू को छुपा लेती है और हुआ से बात करने के लिए जाती है। हुआ से कहता है कि तुम्हारा ये पटाने का तरीका तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। यामी उसे कहती है तो तुम पटे या नहीं। हुआ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। यामी को लग रहा था कि शायद हुआ को पटाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़का किसी लड़की के चार्म से बच नहीं सकता, और ख़ास करके जब दोनों हीरो हीरोइन हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर विलन हो तो हीरो का काम ही होता है विलन गर्ल को या विलन बॉय को रिजेक्ट करने का। हो के वहाँ से जाते ही यामी सोचती है इस बंदे को से किसी न किसी हालत में पटाना ही होगा, वरना वो लिली से रिवेंज कैसे लेगी। बट उसे पता नहीं था कि वो आग से खेल रही है, और एक बार अगर वो इस दरिया में कूदी तो फिर बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। वो भी अपने फ्लैट चली जाती है। उसे पता था कि वो पैसे लौटाने ज़रूर ही आएगा, और तभी हुआ यहाँ पर यामी के पैसे लौटाने के लिए आ जाता है। यामी उसे घर के अंदर लेकर के जाती है और जानबूझ करके उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि लगता है कि तुमने मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। वो यामी को उसका पैसा देते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आया हुआ हूँ। यामी उसके साथ जानबूझ करके फ्लर्ट कर रही थी, तो वो भी थोड़ा सा फ्लर्ट बैक करने लगता है। यामी से कहती है ओह, तो तुम्हें इस तरीके से डोमिनेट करना पसंद है, कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट। तो चलो वो करते हैं जो तुम करने के लिए आए हुए हम। वो ऐसे कहते हैं ये गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम्हारी जैसी लड़की मुझे पटा भी सकती है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे यहाँ पर लौटाने के लिए आया हुआ था। और फिर ऐसा बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यामी यहाँ पर रोने लगती है। वो खुद से काफ़ी डिस्गस्टेड फील कर रही होती है कि उसे एक लड़की को पटाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है कि जब उसके और उसके अंकल गो के बीच में कुछ चीज़ें भी चलना स्टार्ट ही हुई थी, कि यहाँ पर उसकी सौतेली मम्मा करके यामी को जिम्मेदार ठहराने लगती है। ये कहते हो कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है। एक्चुअल में लिली ने उसके बारे में सब कुछ उसे बता दिया था। उसकी मॉम उसे वहाँ शहर से बाहर भेज देती है। लिली कहती है जल्दी शहर से बाहर भेज दो, क्योंकि मैं यहाँ पर हुओ को पटा करके उससे शादी करना चाहती हूँ, और अगर ये यहाँ रहेगी तो मेरे लिए मुसीबत ही खड़े करेगी। यामी इसी वजह से हुओ को पटाना चाह रही थी। दूसरी तरफ जो हुआ था अपने दोस्त लोगों से मिलने के लिए जाता है। वो लोग कहते हैं यार भी काफ़ी खूबसूरत है, तो तुमने क्या सोचा। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोस की फ्रेंड जीजी आ जाती है। वो हुओ को पसंद करती थी और वो उसके लिए लंच लेकर के आई हुई थी। सब यहाँ पर उन दोनों को रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यामी आ जाती है। और यहाँ पर आती ही वो हुओ को कह रही होती है मुझे कार लेना है और तुम मुझे कार दिखाओगे। वो वापस से हुओ को काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर दी है। सारे उसके दोस्त शौक थे कि यामी के ऐसे बिहेवियर के बावजूद भी हुओ क्यों कुछ नहीं बोल रहा। वो उसे कार दिखाने के लिए जाता है तो वो जीजी के सामने जानबूझ करके हुओ से फ्लर्ट कर रही होती है और कह रही होती है इसके कार के बारे में तुम मुझे बताओ, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं ये कार ज़रूर ही ख़रीद लूँगी।
और वो पैसे पेमेंट करने के लिए हुओ का नंबर मांग रही थी, क्योंकि वो चेक नहीं लेकर के आई है, लेकिन वो उसे अपना नंबर देने से मना कर देता है। जिजे यहाँ पर आती है तो उसे ये देख करके लग रहा था वो और यामी के बीच में कुछ चल रहा है क्या, बट वो कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। जब यामी कार ड्राइव करके लेके जा रही थी टेस्ट ड्राइव के लिए, तब वो एक फ्रेंड से पूछती है क्या हुआ की गर्लफ्रेंड है। वो कहता है हाँ कह सकती हो शायद। अब यामी को किसी का बसा बसाया घर तोड़ने का कोई शौक नहीं था, तो वो सोचती है कि वो लिली से बदला लेने का कोई और ऑप्शन ढूंढ लेगी और वो उसे नहीं पटाएगी। इधर जो उसका अंकल था वो अपनी फियांसे के साथ फ़ोटोज़ को अपडेट किए जा रहा था, और ये बातें यामी को और ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। और उसके अंकल ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ था ताकि वो उसे कांटेक्ट ना कर सके। इनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे तो कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं है चल क्या रहा है। यहाँ पर वो ड्राइव करते करते ये सब कुछ सोचते हुए जा रही थी, तभी अचानक से उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात हुआ कि फ्रेंड को पता चलता है, तो वो उसे हॉस्पिटल में देखने जाना चाह रहा था, लेकिन वो मना कर देता है कहते हुए कि यामी ने कहा है कि वो नहीं आना चाहिए, कोई भी आएगा चलेगा, सिर्फ वो नहीं। अब वो को लगने लगता है कि यामी ऐसा क्यों बिहेव करिए, अब तक तो वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर इस तरह से उसके दोस्त लोग आते हैं, वो का दूसरा फ्रेंड यामी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। यामी अपने अंकल को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन नंबर ब्लॉक होने से कॉल नहीं जा रहा था। वो पूछता है क्या हुआ, वो से तुम्हारी लड़ाई हो गई क्या, तुम थोड़ी दिन और कंसिस्टेंट बने रहोगे तो वो पट जाएगा। यामी कहती है कि जिसकी गर्लफ्रेंड है मैं उससे नहीं भाव देना चाहती। उसका फ्रेंड कहता है हो कि गर्लफ्रेंड कब बनी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो यामी समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड या तो झूठ बोल रहा था तो मजाक कर रहा था, तो वो उसे क्लब लेकर के चलने के लिए बोलती है हॉस्पिटल के बजाय। क्लब में हुआ भी था, यामी जानबूझ के उसे दिखा करके काफ़ी ड्रंक हो जाती है। कुछ लड़के यहाँ पर यामी को आकर के छेड़ रहे होते हैं, तो वो को ये देख करके देखा नहीं जाता है, और एट द एंड यहाँ पर वो यामी का हेल्प करने के लिए चले जाता है। हो के यहाँ पर आते ही जो और सारे बदमाश लड़के थे वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। यामी हो को हक कर लेते और कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे सेव करने के लिए ज़रूर ही आओगे। हो से कहते हैं कि तुम मेरे कस्टमर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आया हूँ। फिर वो यामी को बोलता है मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सारा पता है, कैसे तुमने अपने अंकल को फंसाया था। अब यहाँ पे यामी उसे कहती है तुम्हें भी लगता है कि सच में क्या मैं इतनी घटिया लड़की हूँ कि मैं अंकल को फंसाऊँगी। हो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। यामी यहाँ पे ड्रंक थी, तो वो को कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। हुआ यामी के रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं यामी जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रही थी, तो वो उसे पसंद करने लगा था। यहाँ पर फिर वो उसे होटल के एक कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि यामी काफ़ी ड्रंक थी। वो उसे आराम करने के लिए बेड पे लेटाता है, तो वो हुआ को जाने ही नहीं दे रही थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। यामी यहाँ पर वोमिटिंग कर रही होती है, तो वो उसे वॉशरूम लेके जाता है ताकि यामी फ्रेशन अप हो सके। वो उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। फिर वो उसके लिए ड्रेस वगैरह ला करके देता है ताकि यामी यहाँ पे ड्रेस चेंज कर सके, क्योंकि वो ड्रंक थी तो वो खुद का ड्रेस नहीं लेकर के गई थी। थोड़ी देर बाद जब यामी यहाँ पर आती है, तो फिर वो इस तरीके से ड्रंक कंडीशन में होने की एक्टिंग करते हुए हुओ को किस कर रही होती है। हुओ से कहता है लगता है कि तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने किस कैसे करते हैं तुम्हें नहीं सिखाया। ऐसे बोल करके वो यामी को किस बैक करने लगता है। एक्चुअली यामी पहले कभी किसी रिलेशनशिप में उस टाइप से रही ही नहीं थी। यहाँ पर यामी उसे कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या वो उसे सिर्फ आज रात के लिए अपने घर लेकर के चलेगा, क्योंकि होटल में उसका अकेले रहना सेफ़ नहीं है। वो यहाँ पर यामी की बात को मना नहीं कर पाता और फिर उसे अपने घर लेकर के जाता है। वो यामी को चुप ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि ग्रैंड मदर यहाँ पर सो गई होंगी, और वो ग्रैंड मदर को नहीं बताना चाहता था कि एक्चुअल में वो एक लड़की को यहाँ पे घर लेकर के आया हुआ। फिर वो उसे अपने बेडरूम में लेकर के जाता है और यामी को कहता है तो तुम यहाँ पर आराम करो। इस बात पर यामी से कहते हैं और तुम कहाँ जाओगे। वो ऐसे कहते हैं तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। यामी चुपचाप फिर उस कमरे में रेस्ट करने लगती है। वो वहाँ से बाहर जाता है तो वो यामी को सोते हुए देख के सोच रहा था कि बचपन में यामी से वो मिला था, वो डॉग को टहलाने लेके गया था, तो कमरे से एक लड़की उसका हेल्प करने के लिए कह रही थी, और वो कोई और नहीं यामी ही थी। वो सोचता है कि यामी इस टाइप से कैसे चेंज हो गई। अगली सुबह ग्रैंड मदर यामी को वो समझ करके जगाने के लिए आ जाती है। यामी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कहती है वो ने मेरा फ़ायदा उठाया ग्रैंड मदर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ पर यामी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है। तभी वहाँ पर इस तरीके से ग्रैंड मदर को देख करके शॉक्ड रहता है। ग्रैंड मदर हो के पिटाई करने लगती है कि तुम इतने बुरे कैसे हो गए, तुम इस लड़की का फ़ायदा उठा करके तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हो। वो समझ जाता है कि यामी ने ग्रैंड मदर को कुछ उल्टी सीधी बातें बोली है। ग्रैंड मदर यहाँ पर यामी का सपोर्ट कर रही होती है, और
इधर हम लोग उसके अंकल को देखते हैं जो कि यामी से अलग होने के बाद किसी और से इंगेज हो गया था, लेकिन अभी वो यामी पे नज़र रखा हुआ था। ये विलन है हीरो, वो तो हमें लास्ट में ही पता चलने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग हुगो को देखते हैं, जैसे कि एक लड़की मैसेज कर रही होती है, यामी की नज़र उस पर थी और वो जानबूझ करके हुगो को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखने के लिए कुछ इधर उधर की हरकतें कर रही होती है। वो ग्रैंड मदर को शॉपिंग करने जाने बोलती है, तो हुगो कहता है कि ग्रैंड मदर ओल्ड हो चुकी है, वो तुम्हारे साथ पैदल कहाँ ही घूमेंगी। तो ग्रैंड मदर हुगो को ही यामी के साथ चले जाने के लिए बोलती है। वो यामी को लेकर के जा रहा होता है घर, तब यहाँ पे यामी की नज़र जाती है कि एक फ़ोटोग्राफर छुप करके उनके पिक्चर्स को क्लिक करने का कोशिश कर रहा है। वो समझ जाती है कि ज़रूर ही उसके अंकल गू ने उस फोटोग्राफर को भेजा होगा, तो वो जानबूझ करके हुगो के ज़्यादा क्लोज दिखा रही थी। वो उसके पैर में चोट लगने की एक्टिंग करती है कि पैर में मोच आ गया है। हुगो से पीछे बैक राइड दे करके लेके जा रहा होता है। रास्ते में वो हुगो को कभी किस करती, कभी उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती। ये फ़ोटोज़ उसके अंकल को मिलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वहाँ पर उसकी फियोंसे आ जाती है। वो उसकी फियोंसे के साथ खुश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन यामी को दूसरे लड़के के साथ देख करके उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उसकी फियोंसे को अब तक नहीं पता था कि एक्चुअल में यामी और उसके अंकल के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यामी को भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसी के अंकल ने इन फ़ोटोज़ को भेजा हुआ था। वो जानबूझ कर अपनी फियोंसे के साथ अपना सोशल मीडिया अपडेट करता है। यामी उसे बहुत ही मैसेजेस करती है, लेकिन वो ब्लॉक था, इसी वजह से उसके मैसेजेस उस तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर इस तरीके से हुगो आता है, तो वो हुगो को किस कर लेती है। इस सडन किस से तो हुगो भी शौक था कि चल क्या रहा है। यामी उसे कहती है अब जब घर छोड़ने के लिए आई हो तो घर में अंदर चलें। वो हुगो को अपने कमरे में आने के लिए इनवाइट कर रही होती है। वो उसके कमरे में जाने के लिए रेडी हो जाता है। यामी को लगता है कि शायद उसने हुगो को पटा लिया है और वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए यहाँ आया है, लेकिन यामी का पैर में मोच आ गया था। तब वो एक्चुअल में उसके मोच के लिए दवा लेने के लिए गया हुआ था और वो उसके पैर पर दवा लगाने के लिए आया था। यामी उसे छेड़ते हुए कहती है कि लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा ही बहुत मेरी फिक्र होने लगी है, तभी तो देखो तुम मेरे लिए दवा लेकर के आए थे। यहाँ पर वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यामी को किस करने लगता है। यामी सोच रही थी कि शायद उसने थोड़ा ज़्यादा ही उसे प्रोवोक कर दिया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब जो होने वाला था वो उसे रोक नहीं पा रही थी। फिर वो दोनों यहाँ पर किस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यामी लिली को चिढ़ाने के लिए, उसे जलस फील कराने के लिए हुगो के साथ उसके फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेती है। हालांकि हुगो को रीज़न नहीं पता था कि यामी उसके पीछे लिली के वजह से आई हुई है, तो वैसे कुछ नहीं बोलता, उसे फ़ोन ले लेता है और काम को आगे कंटिन्यू करता है। तभी ग्रैंड मदर ऐसे स्लिप करके गिर गई थी, तो वो लोग जल्दी जल्दी बाहर देखने के लिए जाते हैं। ग्रैंड मदर को लगने लगता है कि शायद वो उन दोनों के रोमांस के बीच में आ रही हैं। फिर वो हुगो को कहती हैं चलो चल के मेरे पैर में ऐसे दवा लगा दो। यामी सोच रही थी वो हुगो के करीब आने से अब डिस्गस्टेड क्यों नहीं फील कर रही, कहीं वो सच में हुगो को पसंद तो नहीं करने लगी। फिर वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती, सोचती है कि नहीं, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकती है, उसे सिर्फ अपने रिवेंज के बारे में सोचना होगा। अगले दिन वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। आसपास जेजी थी जो कि उसे देख रही होती है, तो यामी यहाँ पर जेजी को जेलस फील कराने के लिए हुगो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रही होती है और वो उसे कह रही थी याद है ना, ग्रैंड मदर ने कहा है कि तुम मुझे शॉपिंग करने के लिए लेकर के चल रहे हो, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। वो तो जान ही रहा था कि वो क्या प्लान कर रहा है, तो वो उसके साथ चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर इस तरीके से हुगो को कॉल वॉल आता है कुछ लड़कियों का, तो यहाँ पर यामी जानबूझ करके हुगो को किस करने लगती है ताकि जो भी लड़की यहाँ पर हुगो के साथ फ़ोन पर है उसे पता चल जाए कि हुगो के लाइफ में अब कोई लड़की है, उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है ये। वो भी यामी को किस बैक करता है और पूछता है कि अब सेटिस्फाइड हो। यामी कहती है हाँ। उसे तो हुगो को इस तरीके से छेड़ना काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। वो लिली से उसके बारे में पूछती है, तो वो उसे कहता है वो तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, तुम्हारी सिस्टर है ना शायद। यामी कहती है हाँ। आफ्टर दैट वो लोग शॉपिंग करके वापस लौटते हैं, जहाँ पर कि यामी ने ग्रैंड मदर के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदी हुई थी। ग्रैंड मदर को वो गिफ्ट्स काफ़ी पसंद आते हैं। वो कहती है तुम्हें लड़का चाहिए लड़की। यामी कहती है आपको इस बारे में हुगो से पूछना चाहिए। यामी को कॉल आ रहा था, तो वो साइड में चली जाती है बात करने के लिए। ग्रैंड मदर हुगो से कह रही थी कि तुम्हारा और यामी का क्या रिलेशनशिप में समझो। हुगो से कहता है कि अब मैं भला आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पर यामी को उसका फ्रेंड कॉल किया हुआ था और वो उसे गू के बारे में बता रहा था कि गू आगे क्या करने वाला है। यामी उसे कहती है कि मैंने भी अपने प्लान को
एक्टिवेट कर दिया है। इधर वो ग्रैंड मदर को कह रहा था यामी को प्रेशराइज नहीं करने, पहले वो देखना चाहता था कि क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं, इसके बाद ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए सोचेंगे। ग्रैंड मदर उनका ये रिलेशनशिप उन्हीं पर छोड़ देती है। यामी उनकी कुछ बातों को सुन तो लेती है लेकिन वो पूरी बात समझ नहीं पाती है। रात में वो हो से मिलने के लिए कार शॉप पर जाती है तो उसका फ्रेंड बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है। यामी को पूछने पर उसे पता चलता है कि वो किसी लड़की के कॉल आने पर उसके साथ गया हुआ है। यामी के पास वो का नंबर था नहीं जो कि उसे कॉल करती, तो वो उसके फ्रेंड का नंबर लेकर के उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले गए, मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। वो कुछ बोल के फ़ोन कट कर देता है। यामी कहती है क्या यार, मेरी पूरी एक्टिंग बेकार गई। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर लिली यानी कि यामी की सौतेली सिस्टर को लेकर के आने लगता है। यामी को याद आता है जब वो बचपन में वो से मिली थी, एक्चुअल में उसकी फैमिली ने उसे ऐसे सिक्कड़ में बांध करके रखा हुआ था। उसकी सौतेली सिस्टर लिली यहाँ पर उसे बुली कर रही थी तो उसने हो से हेल्प लिया था। उसे पता नहीं था कि हो को भी ये मेमोरी याद है। जब यामी की नज़र लिली पे पड़ती है कि हो उसे लेकर के आ रहा है तो वो जल्दी से छुप जाती है और हो के फ्रेंड को बोलती है जाओ लिली को अंदर मत आने देना, हो को अंदर भेज सकते हो। उसका फ्रेंड जैसे तैसे सिचुएशन को संभालता है। इधर हो अपनी फैमिली के कहने पर लिली के साथ बाहर गया हुआ था। अब लिली उसे कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर लेकर के चलो। हो उसे कहता है देखो ज़्यादा सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ नहीं करने वाला। हो का फ्रेंड उसे कहता है कि जाओ एक कस्टमर तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। वो अंदर जाती है तो वो उस गेट को बंद कर देता है। यामी वहाँ पर थी, वो लिली को दिखाते हुए हो को किस करने लगती है। हालांकि ये सी थ्रू डोर नहीं था और वो देख नहीं पाती है कि अंदर हो किसी लड़की को किस कर रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही होती है। वो को नहीं पता था कि वो लिली से रिवेंज लेने के लिए, अपने प्यार जताने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। लिली को वो का फ्रेंड फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है वो जब फ्री होगा तो वो उससे मिल लेगा। यहाँ पर वो से कहता है तुम अपनी सिस्टर को जेलस कराने के लिए ऐसा कर रही हो, या मैं ऐसा कहती है कि कह सकती हो। यहाँ पर फिर वो बाहर निकलता है। लिली को कहता है तुम घर जाओ, मैं फ़िलहाल जा नहीं सकता, कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रही हो। लिली को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद यामी अपने फ्लैट पर चली जाती है, यानी कि वो हो के साथ ही रह रही थी उसके बगल वाले कमरे में। वहाँ पर उसके सिस्टर उसे मैसेज करती है क्योंकि उसे डाउट था कि वो हो को पटाने का कोशिश कर रही है। यामी उसके मैसेज पर ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर हो आता है। एक्चुअल में वो यामी के लिए मेडिसिन लेकर के आया हुआ था। यामी हो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो बेचारा जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया हुआ था और वो यामी को कहता है कि वो ये सारी हरकतें उसके साथ करना बंद करे, लेकिन यामी भला कहाँ ही सुनने वाली थी। वो तो हो के साथ फ्लर्ट पर फ्लर्ट किए जा रही थी। वो खुद को संभालते हुए अपने कमरे में चले जाता है, लेकिन यहाँ पर यामी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और वो बहाने से उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। अब इतना खूबसूरत लड़की को देख करके भला वो कहाँ है खुद को कंट्रोल करने वाला था और दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। अगली सुबह जब यामी जगती है तो देखती है कि वो सच में वो के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, तो उसे थोड़ा सा खुद पर एम्बैरेसमेंट फील होता है कि वो अपने रिवेंज के लिए क्या कुछ कर रही है। और फिर जल्दी जल्दी वो खुद को रेडी करती है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जो हुआ था वो आने वाला था। उसके ड्रेस को उसने फाड़ दिया था तो वो का एक ड्रेस पहन करके अपने कमरे में जा रही थी। वो की ग्रैंड मदर ये चीज़ें देख लेती हैं। यामी ये देख करके बहुत ही एम्बेरस हो जाती है कि ग्रैंड मदर को पता चल चुका है कि वो दोनों मेकआउट कर चुके हैं। यहाँ पर वो आता है, वो यामी के लिए मेडिसिन लेके आया था। यामी को लगता है कि वो उसके लिए एंटी प्रेगनेंसी पिल लेकर के आया है, लेकिन वो तो उसकी तबीयत के लिए एक नॉर्मल मेडिसिन था। तभी वहाँ पे यामी को फील होता है कि शायद उसने हो को मिसअंडरस्टूड किया और तभी यहाँ पर उससे इस तरीके से पीरियड्स आ जाता है। अब उसके पास सैनिटरी पैड्स तो थे नहीं, वो यहाँ पर हो के घर पर थी, तो वो हो को कहती है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, क्या वो सैनिटरी पैड्स ला सकता है। तो फिर वो अपने ज़िंदगी में पहली बार उन चीज़ों को बाय करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसे उसकी पड़ोस की लड़की जेजे मिलती है। वो जब देखती है कि वो सैनिटरी पैड खरीद रहा है तो वो समझ जाती है हो ना हो उसने यामी के लिए ही बाय किया होगा।
जब वो घर पहुंचता है तो यामी ऐसे खुद को पेन को कंट्रोल करके रखी हुई थी। वो साथ में पेन किलर वगैरह भी लेके आया था क्योंकि यामी को बहुत ही क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। वो यहाँ पर उसे दवा खिलाता है और उसे वो सैनिटरी पैड देता है, जिसे लेकर के यामी वॉशरूम में चली जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कमरे में नहीं है, शायद वो जा चुका है। वो बेड पर लेट रही होती है, तभी वो यहाँ पर ब्राउन शुगर ले करके आ जाता है और यहाँ पर यामी का ऐसे पेट सहलाने लगता है क्योंकि उससे क्रैम्प्स हो रहे थे। यामी को लगता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अटेंटिव हो रहा है। फिर जब वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रही थी तो देखती है कि यहाँ पर लिली आई हुई है। ग्रैंड मदर लिली को झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर है ही नहीं और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। ये बात फ़िलहाल हुओ को नहीं पता था। यहाँ पर इस तरीके से हुओ बाहर आता है तो ग्रैंड मदर उससे कहती है वो लिली आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यामी को एक्सप्लेन करना चाहिए, कल रात तुम उसके साथ थे। यहाँ पर इस तरीके से वो कहता है नहीं, हमारे बीच कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ग्रैंड मदर डांटती है कि यामी का ख्याल करो। यहाँ पे उसे लिली का मैसेज आता है कि पेरेंट्स उसे डेट पर जाने के लिए कह रहे हैं, तो वो कह देते ठीक है हम कल मिलते हैं। हालांकि वो लिली के साथ जाने नहीं वाला था। आप लोगों को याद है करीब पिछले साल ये दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस का एक काफ़ी रोमांटिक ड्रामा आया था जिसमें कि वो ने यामी का हस्बैंड का रोल प्ले किया था और वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। अगले दिन लिली रेडी होकर के डेट पर जा रही होती है हो के साथ, तभी हो का फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए आता है और बोलता है वो ने कहा है कि वो बिज़ी है और वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। उसकी मजबूरी थी, दोस्ती यारी में उसे लिली के साथ खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन लिली हो के दोस्त के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि हो को जब फुर्सत नहीं है तो फिर वो उसके साथ भी नहीं जाएगी। यामी ग्रैंड मदर से मिलती है तो उससे ब्राउन शुगर देने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें वो ब्राउन शुगर नहीं दिया था। यामी समझ जाती है कि हो ने उसके लिए वो ब्राउन शुगर बनाया होगा। दूसरी तरफ लिली घर जाती है और वो अपने अंकल को कंप्लेन कर रही होती है कि वो इस तरीके से उसे इग्नोर कर रहा है। दोनों एंगेज्ड होने वाले हैं। उसे डाउट है कि हो का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। यहाँ पर जो उसका अंकल था गो, वो यहाँ पर अपनी फियांसे के साथ था। वो यहाँ पर उसे कहने के लिए आई थी कि एक्चुअल में कल उसे एक रिबन कटिंग सेरेमनी में जाना है, क्या वो उसके साथ चलेगा। तो गो उसे हाँ कह देता है क्योंकि इसी बहाने उसे यामी से मिलने का मौका मिलने वाला था। इधर यामी वो उसके दोस्तों के साथ थे जहाँ पर कि वो लोग पार्टी में गेम खेल रहे होते हैं। ट्रूथ एंड डेयर का गेम था। डेयर में यहाँ पर यामी को वो को किस करना था। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसका अंकल गो आ जाता है, जिसे देख करके यामी काफ़ी नर्वस हो जाती है और वो को किस नहीं करती है। कहीं ना कहीं वो को ये बात तो पता ही था कि यामी और गो के अफेयर के बारे में क्या बातें चल रही हैं। ऊपर से यामी का ये रिएक्शन उससे और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। वो यहाँ पे नॉर्मली गो से बात करने के लिए जाता है और गो यहाँ पे यामी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यामी उसे कहती है कि फ़िलहाल वो अपने दोस्तों के साथ है तो वो उसके साथ नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी यानी कि गो की फियांसे, वो भी यामी से बात करने का कोशिश करती है। वो यहाँ पर काफ़ी स्वीट एंड इनोसेंट सरफेस पे बनने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर पीठ पीछे तो वो भी यहाँ पर यामी को पसंद नहीं करती थी। यामी वहाँ पर गो के साथ जाने से मना कर देती है। पीछे मुड़ के देखती है तो हुआ वहाँ था नहीं। वो समझ जाती है कि हुआ गुस्सा है। फिर वो उसे ढूंढते हुए घर जाती है जहाँ पर किसने उसका सामान घर से बाहर कर दिया था और गेट पे बंद था। यामी को अंदर जाने मिल नहीं रहा था। यामी जैसे तैसे करके घर में घुसने का कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर ऐसे गेट पर ही अटक जाती है। वो उसे संभालने के लिए आता है और फाइनली उसे कैच कर लेता है। यामी यहाँ पर उसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो उसे सच में घर में रख ले, वो के साथ रहना चाहती है। जैसा न तैसे करके वो यहाँ पर वो को मना लेती है और फिर वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। वो यहाँ पर यामी को एक और मौका देने के लिए तैयार था। अगली सुबह जब वो सो रहा होता है तो यामी उसके साथ के पिक्चर्स क्लिक कर लेती है लिली को दिखाने के लिए। तभी वो जग जाता है। यामी से पूछता है कि उसका पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रही हैं। यामी शुरुआत में तो उसे झूठ बोलती है। वो कहता है ये बात तुम गो को जेलस फील कराने के लिए कर रही हो, लेकिन वो ये नहीं कहती है कि वो लिली को जेलस फील कराने के लिए कर रही है, क्योंकि वो लिली से बदला लेना चाहती है। वो दोबारा उस पर गुस्सा करने लगता है तो यामी कहती है अच्छा बाबा लो, मैंने ये फ़ोटोज़ डिलीट कर दिया, अब खुश।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उससे मिलने के लिए यहाँ पर गो आता है और वो एक्चुअल में हो से मिलने के बहाने यहाँ पर आया हुआ था। हो को ढूंढते हुए जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर गो आया हुआ है। तो यहाँ में और हो जानबूझ करके दोनों काफ़ी कोजी कोजी हैं, ये चीज़ दिखा रहे होते हैं। वो कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर यामी से बात करने के लिए आया है, लेकिन यामी उससे बात करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल वो अपने बॉयफ्रेंड हो के साथ बिज़ी है, तो उसे उससे बात करने के लिए फ़ुर्सत नहीं है। वो गु को जेलस फील कराने के लिए जानबूझ करके कमरे में अंदर जाता है और उसे दिखाते हुए यामी को किस करने लगता है। ये देख करके गु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चले जाता है, जहाँ पर कि वो यामी के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो हो के साथ बाहर निकलती है, जहाँ पर कि गो उसका इंतज़ार कर रहा था और इस तरीके से वो जो है यामी को वापस से अपने पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा था। यामी हो के साथ आगे जाती है तो पहले तो गो उसे अपने पास आने के लिए बोलता है क्योंकि उससे बात करना है कुछ। यामी मना कर देती है तो वो उससे कहता है हॉस्पिटल से कॉल आया था तुम्हारी ग्रैंड मदर से रिलेटेड। ये सुनते ही वो तुरंत ही गो के पास चली जाती है। वो उसे वार्न करता है अगर वो उसके साथ शांति से घर नहीं चली तो उसे पता है कि वो उसके ग्रैंड मदर के साथ क्या करेगा। इस बात पर यामी उसे कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी ग्रैंड मदर का ख्याल रखोगे, तुमसे मैंने एक ही काम करने के लिए बोला था और वो भी तुम नहीं कर रहे हो। फ्लैशबैक में जब उसके ग्रैंड मदर को ऐसे अटैक्स आ रहे होते हैं तब गो अपने सामने आता है और उसने कहा था कि डोंट वरी, वो उसकी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के पैसे भी देगा और उसके ग्रैंड मदर का ख्याल भी रखेगा। इसी वजह से यामी धीरे धीरे गु से क्लोज होने लगी थी। यहाँ पर जब वो यामी के बॉडी पे से लपट देखता है जो कि हो ने जानबूझ करके दिए थे गु को जेलस फील कराने के लिए, तो वह गुस्सा करने लगता है। अब ग्रैंड मदर के लिए तो यामी को मजबूरी में कल अपने शहर लौटना ही पड़ेगा, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और फिलहाल हो को इस बारे में पता नहीं था। वो उसके जाने के बाद घर वापस जाती है, सामान पैक करती है। वो ग्रैंड मदर से कहती है कि उसे वापस जाना पड़ेगा, बट वो कोशिश करेगी कि वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आए। वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए भी नहीं जाता है क्योंकि वो यामी से गुस्सा थी, वो उसे छोड़ करके जा जो रही थी। यहाँ पर यामी इस तरीके से चुपचाप चली जाती है। वो जा कर के अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है, देखती है कि ग्रैंड मदर के बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान हैं। ग्रैंड मदर को अल्जाइमर की भी बीमारी थी, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती थी। यामी उनका ख्याल करती है और फिर यहाँ पर उनका चोट वोट का फ़ोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड को सेंड कर देती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है सोशल मीडिया पर डालने के लिए, ताकि फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए कोई भी उसके ग्रैंड मदर को टच ना कर सके। शायद उसका ये प्लान काम करने वाला है। तभी इसके स्टेप मदर का मैसेज आता है और वो यामी को घर आने के लिए कहती है। हिम्मत करके यामी घर जाती है तो यहाँ पे लेली उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या वो हुओ के साथ थी उस रात। यह मैं उसे कहती है शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और वैसे भी हुओ तो सिर्फ नाम का तुम्हारे फियांसे है, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसकी स्टेप मदर से डांटते हुए कहती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए हमने पार्टनर ढूंढा है और हम कल तुम्हें उससे मिलने के लिए लेकर के जाने वाले हैं, तो तुम शांति से वहाँ पर आ जाना। यामी यहाँ पर अपने फ्रेंड से बात करती है कि क्या ग्रैंड मदर वाला काम हुआ। उसका फ्रेंड ओके कह देता है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। इसके फ्रेंड ने ही ग्रैंड मदर के साथ हेल्प किया था, तभी वहाँ पे वो बंदा आया था जिसकी फैमिली से वो लोग यामी की शादी कराने वाले थे, यानी कि फैमिली के लड़का से। वो बंदा यहाँ पर यामी से बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यामी उसे मना करी होती है तो उसकी दोस्त की पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और उस बंदे की पिटाई कर देता है। वो यामी को अपने फ्रेंड के साथ देख करके काफ़ी जेलस फील कर रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। यामी ने भी उसे एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो बस उसका फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर हुओ का गुस्सा देख करके यामी को लगने लगता है कि शायद उसे चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो उसकी पिटाई करने के बाद गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाता है। यामी यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ ही रह जाती है। कुछ देर वो लोग यहाँ पर आपस में बात करते हैं। यामी बाहर निकलती है तो वो उसे अपना जैकेट देता है। यामी उसे पूछती है कि क्या वो उसका वेट कर रहा था, तो वो कहता है हाँ समझ सकती हो, खैर तुमने बड़ा ही कमज़ोर बॉयफ्रेंड ढूंढा है, वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। यामी उसे कहती है फर्स्ट थिंग कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सेकंड थिंग ना ही हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो कि तुम मुझे जज कर रहे हो। वो यामी को कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक होटल में स्टे कर रही थी, वो हुओ को लेके जाती है। हुओ से कहता है कि क्या वो उसे अंदर नहीं बुलाने वाली। यामी कहती है नहीं, और फिर वो खुद ही अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो उसका अंकल यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ था। यामी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
गो उसे डांटते हुए कहता है कि वो हुआ से दूरी बना के रखे हैं, वो लली का होने वाला फियांसे है। यामी उसे कहती है कि वो उसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालांकि उसे डर था उसकी ग्रैंडमदर को लेकर के, लेकिन फिर भी अब वो खुद के लिए थोड़ा सा लड़ने का हिम्मत करती है। गो से कहता है कल हम तुम्हें तुम्हारे नए बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए लेके जाने वाले हैं, चुपचाप अच्छी लड़की बन करके कल आ जाना। अगली मॉर्निंग वो लोग उस प्लेस के लिए निकल रहे होते हैं। गो की फियांसी यहाँ पर आई हुई थी उसका ख्याल करने के लिए। वो लोग वहाँ पर, वो बंदा भी आता है, वो न्यू गाय जो कि यामी का फियांसे होने वाला था। यामी को उससे मिलाया जाता है, उसकी स्टेप मदर भी आती है। वो यामी को कहती है हमने तुम्हारे लिए ये बंदा ढूंढा है, ये परफेक्ट है, तुम्हारा काम है इसके साथ अपना मेलजोल बढ़ाना, अपना दोस्ती बढ़ाना, ताकि यहाँ पर हम लोग शादी वादी के बारे में बात कर सके। अब यहाँ पर यामी जानबूझ करके उस बंदे को कहती है चलो मेलजोल बढ़ाना है ना, साथ में कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो फिर वो बंदा अपनी फैमिली से पूछ करके यामी के साथ कॉफ़ी पीने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो लोग कॉफ़ी पर जाते हैं तो यामी यहाँ पे क्लियर कर देती है कि उससे शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तभी उसका नज़र यहाँ पर हो पे जाता है तो वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाती है। वो यामी को अपने साइड खींच लेता है और कहता है कि क्या सच में वो इस ढक्कन को हाँ कहने वाली है। यामी कहती है मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे मुझे लेने के लिए। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात उस न्यू गाय को पता ही नहीं था। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रह जाता है, यामी नहीं आती है। रात में गो यामी को कॉल करके डांट लगाते हुए कहता है कि वो आखिरकार वापस से उस न्यू गाय से मिलने के लिए क्यों नहीं गई, वो कहाँ है, वो किस लड़के के साथ है। यामी उसे कहती है कि इसका पर्सनल मैटर है और वो उसे शेयर नहीं करने वाली है। वो कहता है कि कल उस बंदे के साथ उसने उसका डेट फिक्स किया है, वो जाकर उससे माफ़ी मांगेगा अपने बिहेवियर के लिए, और अगर यामी ने ऐसा नहीं किया तो वो भूल जाए कि उसकी ग्रैंड मदर भी है। अब यामी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो चुपचाप हो का साथ छोड़ करके घर लौटती है, जहाँ पर किकू बहुत ही गुस्सा था और उसे डांटते हुए कहता है शांति से कल जाकर के माफ़ी मांग लेना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ क्या करूँगा, और अगर तुम्हारी नज़रें सच में हो के साथ है तो भूल जाओ। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि ये बंदा पहले इतना जेलस हुआ करता था मुझे दूसरे लड़कों के साथ देख करके, यही सारी धोखों की वजह से उसने मुझे पटाया था। ये फीलिंग दिलाई थी कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो बंदा कभी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला था। अगले दिन यामी उस न्यू गाय से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है आई नो कि तुम यहाँ पर गो के खाने की वजह से आए हो, जाओ जाके उसे उसकी फैमिली को बता दो कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, अगर मुझे शादी करना भी पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो न्यू गाय बेचारा मजबूर था, चुपचाप वहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पर यामी की नज़र हो पे पड़ती है, जो कि अपने दोस्त और लेली के साथ शायद बाहर घूमने के लिए निकला हुआ था। लिली उसके पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन तभी हो की नज़र यामी पे पड़ती है। वो अपने फ्रेंड को इशारा करता है और उसे लिली को वहाँ से ले करके जाने के लिए कहता है। फिर वो यामी से बात करने के लिए चले जाता है। यामी को पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। यामी उसे कहती है कि वो भी उसी की तरह डेट पर आई हुई थी। वो उसे कहता है कि कल मेरी फैमिली की तरफ से एक पार्टी होने वाला है, वो यामी को इनवाइट करना चाहता है। यामी उसे कहती है मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हारे इनविटेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, मेरी सो कॉल्ड फैमिली मुझे ज़बरदस्ती उस पार्टी में ले करके जाने ही वाली है। अगर मैं ना चाहूँ तब भी, और मुझे तब मेरे अपने फियांसे के साथ उस पार्टी में आना पड़ेगा। बेचारा वो काफ़ी सैड था, वो यामी को किसी और के साथ अब नहीं देख सकता था। नेक्स्ट डे उस पार्टी में जाने के लिए यामी यहाँ पर इस तरीके से बाई कर रही थी ड्रेस, तभी वहाँ पर गू अपनी फियांसे के साथ आता है। उसकी फियांसे जानबूझ करके इनोसेंट कहते हुए बनते हुए कहती है यामी मुझे भी ड्रेस पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ड्रेस पहले देखा है तो तुम ये ले लो। यामी उस ड्रेस को ले लेती है और अपने ही भाई के कार्ड से, अंकल के कार्ड से पेमेंट करती है। वो वहाँ से वो ड्रेस लेके चली जाती है। तब यहाँ पर उसकी फियांसे गू पर गुस्सा करती है कि क्या वो हमेशा ही तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल किया करती है। इस बात पर वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हें पता है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर जो हूँ तुम्हारे साथ सिर्फ बिजनेस मैरिज में हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तो इस गलत फहमी से तुम बाहर निकल जाओ। ऐसा बोल करके वो भी वहाँ से चले जाता है। बाहर जाकर के यामी उस ड्रेस को फेंक देती है। उसने जानबूझ करके सिर्फ गो की फियांसे को जेलस कराने के लिए ऐसा किया था। फिर अपने दोस्त से पैसे उधार मांगती है, क्योंकि वह डिज़ाइन बना करके ज्वेलर्स की अपने फ्रेंड को दिया करती थी फॉरेन में बेचने के लिए, और उससे जो पैसे आते थे वो अपने खर्चे चलाया करती थी। अगले दिन वो एक नया ड्रेस पहन करके उस पार्टी में जाने वाली थी, तो वो अपने नए फियांसे के साथ जाती है, यानी इस न्यू गाय के साथ।
जो गू था वो स्न्यू गाय से बात करना चाह रहा था, लेकिन यह मेरे से कहती है कि वो दोनों अभी फ़िलहाल पार्टी में आए हुए हैं और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो वो उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। और वो स्न्यू गाय को वहाँ से लेकर के पार्टी में अंदर चली जाती है। अब गू को गुस्सा आने लगता है कि यह भी यहाँ पर उस लड़के से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रही है, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ कर भी नहीं सकता था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उस पार्टी में हू के मॉम डैड भी आए हुए थे। वहाँ पर वो लोग इस तरीके से यामी और लिली दोनों से मिलते हैं। उन लोगों ने लिली का एंगेजमेंट हुओ के साथ कराने का प्लान किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब वो उन दोनों सिस्टर्स से मिलते हैं तो समझ जाती है कि ये फैमिली इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल दिखती है। हुओ और यामी दोनों को कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन में एक दूसरे से मिलना पड़ता है। दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ पर आए हुए थे। बेचारे इस न्यू गाय का तो कोई इज्जत ही नहीं था, वो अपनी फैमिली के साथ पार्टी इंजॉय कर रहा होता है। लिली हो भी पीछे पीछे पड़ी हुई थी, वो उसे भाव नहीं दे रहा होता, उसकी नज़रें तो यामी पे थी। यामी उस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही हंस के बात कर रही होती। तब इसके स्टेप मदर यामी की बुराई करने के लिए कहती है, अरे तुम्हारा डिज़ाइन वाला कैसा चल रहा है मैटर। एक्चुअल में 2 साल पहले यामी ने एक डिज़ाइन बनाया था, लेकिन वो डिज़ाइन डिज़ाइनर कंपटीशन में किसी और के नाम पर वायरल हो गया था। अब यामी को पता नहीं था किसने ऐसा किया, हालांकि उसे कुछ भी याद भी नहीं था। उस टाइम की मेमोरी उसकी मिस्ड अप थी, इसी वजह से वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन उस पर डिज़ाइन चोरी करने का इल्ज़ाम भी लग रहा था। फिर भी यामी यहाँ पर जैसे तैसे इस मैटर को संभालती है। वो लोग जानबूझ करके यामी का इंसल्ट करने के लिए, दूसरों के सामने उसे बुरा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। गो बीच में आता है ताकि इस सिचुएशन को रफा दफा किया जा सके। पार्टी में यहाँ पर यामी का इंसल्ट भी तो हो रहा था। अब यामी की उस न्यू गाय को कहीं जाना था, तो वहाँ से जा रहा था तो यामी उसे छोड़ने के लिए जाती है। बहाने से वो भी बाहर चले जाता है। उस लड़के के जाने के बाद वो यामी से बात करने के लिए आता है। यहाँ पर वो घर पर सबके सामने उसके क्लोज नहीं होना चाहती थी, वरना उसका पोल खुल जाता। इसी वजह से हो को उसे जाने देने के लिए कहती है। वो उसे कहता है, भला मैं तुम्हें क्यों ही जाने देने वाला हूँ, चलो हम साथ चलते हैं। और फिर वो यामी को वहाँ से लेकर के जाता है। यामी को डर था कि अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया तो फिर उसके लिए पंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हो भाई साहब भला कहाँ ही सुनने वाले थे। दूसरी तरफ पार्टी में लिली सोचती है ना हो आया है ना यामी, वो दोनों साथ तो नहीं चले गए। घर की मेट बताती है कि यामी उस न्यू गाय के साथ निकली, तब जाकर के वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो भी जा चुका है। उसकी मॉम सोचने लगती है कि वो अचानक से कैसे चला गया। रास्ते में वो यामी को लेकर के जा रहा होता है। यामी यहाँ पर सैड थी। इधर गू भी हो के कार के पास में ही था। वो यामी को बार बार कॉल मैसेजेस कर रहा होता है, लेकिन यामी उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। हो उसे कहता है कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है। यामी कहती है उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, वैसे भी उन दोनों को जो चाहिए था इस कॉपरेशन से मिल चुका है, तो बेहतर होगा कि अब दोनों अलग रहें। उसे हो की गर्लफ्रेंड बनने में ना ही कोई इंटरेस्ट है और ना ही हो उसकी गर्लफ्रेंड खुद को बनाने वाला है। हो उसे कहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। जानबूझकर के यामी को किस कर रहा होता है सामने से। गो ये सब कुछ देखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था और वहाँ से निकल जाता है। यामी काफ़ी हो पर गुस्सा करने लगती है। हो से कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। यामी हो के साथ जाने के लिए रेडी थी। उसने तो वैसे भी अब गो से पंगा ले लिया था, देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि इतना लॉन्ग ड्राइव करके उसे कहाँ लेकर के जाने वाला है। जब वो दोनों उस प्लेस पर पहुँचते हैं, यामी ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि वो उससे एक ओल्ड चाइनीज़ डॉक्टर के पास ले करके आया हुआ है। वो डॉक्टर काफ़ी फेमस थे। वो यहाँ पे यामी को दिखाते हुए उस डॉक्टर को कहता है एक्चुअल में इसे पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं और पेन किलर्स लेना अच्छी बात नहीं होती है, इस वजह से मैं इसे दवा लेने के लिए लेके आया हूँ। यामी ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि हो को उस रात की बात अब भी याद है। डॉक्टर से यहाँ पर यामी का पल्स को चेक करता है और बताता है कि क्या उसे बचपन में खाने के लिए नहीं मिलता था। वो बहुत ही वीक रहती थी क्योंकि उसका यूट्रस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। हालांकि उसके पास कुछ ऐसे चाइनीज मेडिसिन है जिसके थ्रू कि वो बेबी सही में बॉर्न कर सकती है। यामी कहती है हाँ, जब वो बचपन में 18 साल की थी तो वह समुद्र में डूब गई थी, जिससे तैसे करके उसने खुद को बचाया था और बहुत देर तक ठंडे पानी में रहने की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। और डॉक्टर समझ जाता है कि इसी वजह से उसे इतना पेन होता है। हो को इतने अटेंटिव देख करके यामी काफ़ी इम्प्रेस थी कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। फिर जब वो लोग लौट रहे थे तो यामी सो रही होती है। वो सपना देखती है कि हो ने उसका हेल्प किया था। जब वो जगती है तो वो हो के गोद में थी। हो से पूछता है क्या हुआ। यामी कहती है कि मैंने एक सपना देखा, लेकिन उससे सपना नहीं बताती क्योंकि वो सोचती है कि हो को वो याद नहीं होगी। हो इतना ज़्यादा रिच इंसान है, भला वो इतनी छोटी सी लड़की को कहाँ ही याद रखा होगा।
हालांकि हो को भी वो सिचुएशन याद था और इसी वजह से वो यामी के इतने क्लोज हुआ था। अगर ये लोगों ने अपना कन्फ्यूजन यहीं पे क्लियर कर लिया होता तो शायद ये ड्रामा इतना ज़्यादा नहीं खिंचाने वाला था। खैर, अब जो भी हो। रात में जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तो यामी उसके कमरे में चार्जर लेने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर वो यामी को अपने दूसरे फ्लैट पे लेकर के आता है जहाँ पर कि वो बहुत कम ही आया करता था। यामी उसके कमरे से चार्जर लेकर के जा रही थी तभी वो जग जाता है और कहता है कि तुम वापस से रात में मेरे कमरे में आई हो, क्या इरादा है? यामी कहती है कुछ नहीं, तो वो आगे बढ़ के उससे किस कर लेता है। यामी भी कहाँ रुकने वाली थी और दोनों फाइनली यहाँ पर वापस से मेकआउट करते हैं। अच्छा, इसका ये ड्रेस तो ख़राब हो चुका था ना, तो फिर ये सेम ड्रेस इसके पास आया कहाँ से? खैर, हमें क्या। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो उसकी नींद कॉल से खुलती है। यहाँ पर लिली ने उसे कॉल किया था डांट लगाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे पार्टी से चली गई थी तो उसे डाउट था कि वो हो के साथ गई होगी। लेकिन यामी अब घंटा किसी से नहीं डरने वाली थी। वो यहाँ पर आता है। यामी उसे कहती है मुझे कुछ ज्वेलर्स बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। यामी उसे कहती है इट मीन्स कि तुम्हें भरोसा है कि मैंने डिज़ाइन चोरी नहीं किए थे। वो ऐसे कहता है ऑब्वियसली डिज़ाइंस वाला तुम क्यों चोरी करोगी? जो तुम्हारी जैसी लड़की मुझे पटा सकती है तो फिर तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होने वाली हो। यामी बस इसी बात से खुश थी। एटलीस्ट हुओ को तो उस पर ट्रस्ट है कि उसने वो डिज़ाइन चोरी नहीं किए होंगे, बट उसकी ज़िंदगी किस तरीके से आगे चल के बदलने वाले उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कुछ डिज़ाइंस बनाना चाहती थी क्योंकि उसके पास रखे हुए पैसे ख़त्म हो रहे थे और वो किसी से भी पैसे अपनी चीज़ों के लिए नहीं लेती थी। तो वो उसके लिए कुछ चीज़ों को लाने के लिए बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ जो गू था वो यामी पर नज़र रखा हुआ था। उसे भी पता चल रहा था कि वो हुओ के साथ ही है और उसके घर पर ही है। तब जाकर के यहाँ पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो जानता था कि वो कुछ कर नहीं सकता है। इधर ये बातें यहाँ पर लिली सुन लेती है और वो जाकर के गू पर ही गुस्सा करने लगती है। यामी उस समय फ़ोन पर ही थी। वो जानबूझ करके लिली को दिखाने के लिए वो के साथ वाले फ़ोटो भेज देती है। लिली और ज़्यादा भड़क जाती है। गू से कहता है अपनी हद में रहो, फ़िलहाल जाओ यहाँ से। वो खुद ही इतना गुस्सा था और वो लिली की नौटंकियों को नहीं झेलने वाला था। लिली वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन वो इतना गुस्सा थी कि वो यामी से बदला लेना चाह रही थी और उसे सबक सिखाने के लिए वो उसकी ग्रैंड मदर के पास चली जाती है, उन्हें परेशान करने के लिए। यामी को ये बातें पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। वो तो हो के लिए कफलिंग बना रही होती है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मदर को दौरे पड़ रहे हैं। जाती है देखने के लिए तो देखती है कि ग्रैंड मदर बहुत परेशान है। नर्स से यामी पूछती है कि ग्रैंड मदर से मिलने के लिए कौन आया था, तो उसे पता चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले लिली आई हुई थी, इसी वजह से उसे दौरे पड़ रहे थे। यहाँ पर वो समझ जाती है हो ना हो इस तरीके से लिली ने ही ग्रैंड मदर को प्रोवोक किया होगा, लेकिन अब वो उसे सबक कैसे सिखाएगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गू से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि देखो तुम्हें तुम्हारे रेपुटेशन का बहुत फ़र्क पड़ा रहा था ना, मेरे पास तुम्हारे चैट्स हैं। अगर ये इंटरनेट पे लीक हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने मुझे फंसाया था, ना कि मैंने। और जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रहे हो मैंने तुम्हें फंसाया था, वो सब खारिज हो जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो लिली को औकात में रखो। वो मेरी ग्रैंड मदर को हर्ट करने के लिए गई थी और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे उस चैट को लीक कर दूँगी। फिर सोचो तुम जो ये अपना फेक रेपुटेशन बना के रखे हुए हो वो तो गया ही समझो। गू को नहीं पता था कि लिली एक्चुअल में यामी के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गई हुई थी। वो कहता है ठीक है, वो जा रहा है लिली को वार्न करने के लिए, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर यामी घर चली जाती हो के जहाँ पे वो काफ़ी ड्रंक थी और वो बाथटब में थी। ड्रंक होने की वजह से वो डूबने लगती है। वो यहाँ पे यामी को ढूंढते हुए आया था। बाथटब में उसे बेहोश देख करके वो घबरा जाता है, लेकिन यामी यहाँ पे प्रैंक कर रही थी। वो ये देख करके बहुत गुस्सा करने लगता है और वो यामी को बोलता है कि वो दोबारा ऐसा प्रैंक नहीं करेगी। वो काफ़ी घबरा गई थी। यामी के लाइफ में कोई नहीं था जो एक्चुअल में उसका इतना केयर करता। यामी उसे कहती है कि ठीक है वो दोबारा ऐसा प्रैंक नहीं करेगी, वो नहीं गुस्सा करे। दूसरी तरफ गो यहाँ पर लिली को जाकर के डांट लगाते हुए कहता है कि अगर दोबारा तुमने यामी की ग्रैंड मदर को छेड़ा तो तुम्हारे से लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिली प्रॉमिस कर देती है कि वो दोबारा यामी की ग्रैंड मदर को हर्ट नहीं करेगी। इधर यामी हो के लिए कफलिंग बना रही थी, तभी वो यहाँ पर आता है और उसे कहता है कि एक्चुअल में तुम तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाती हो, तुम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। वो कहती है पिछली बार क्या हुआ था पता है ना। और उससे कहता है डोंट वरी, इस पर मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। काम करते करते यामी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है।
जब वो लोग रोमांस कर लेते हैं तब यहाँ पर इस तरीके से उसे उस न्यू गाय का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यामी को पता नहीं था कि वो क्यों मिलने के लिए बुला रहा है। वो उसे मिलने के लिए जाती है तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में गू ने उसे ब्लैकमेल करके उसे मिलने के लिए बुलाया था। गो यहाँ पर आता है तो वो जानबूझ करके उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलती है वो, और ये न्यू गाय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो उनके बीच में क्यों ही आ रहा है। वो दोनों यहाँ पर डेट पर आए हुए हैं तो फिर वो यहाँ पर क्या करने वाला, क्या उन दोनों को रोमांस करते हुए देखने वाला है? नहीं ना। ऐसा बोल करके यामी उस लड़के को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। हुआ एक्शन में गू से बात करने के लिए आया था। उसके जाते ही वो गो से बात करने के लिए जाता है। गो यहाँ पर जानबूझ करके हुओ को यामी के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रहा था कि उसके और यामी के बीच में क्या अफेयर चल रहा है, लेकिन गो से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ और तुम्हें पता है जब मैं यामी के साथ नाइट स्पेंड किया था तो वो उसका फर्स्ट नाइट था, तो मुझे भी पता है कि वो कभी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुई और मैं रूमर्स पर कभी ट्रस्ट नहीं करता। तो बेहतर होगा कि तुम अगर उसे परेशान करने का प्लान कर भी रहे हो तो मत करना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं और तुम्हें ये साफ दिख रहा है कि मैं यामी के साथ हूँ। अगर मैं तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ गया तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, ये बात तुम बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हो। वो गू को वार्न करके वहाँ से चले जाता है और गू कुछ नहीं कर पाता। फिर जब वो घर जाता है तो यामी उससे बात करने के लिए आती है। वो हुओ को कह रही थी उसे पता नहीं था कि गू ने एक्चुअल में उसे मिलने के लिए बुलाया है, वो तो बस उस न्यू गाय के कहने पर मिलने के लिए गई हुई थी। हुओ ने यामी के लिए वो चाइनीज़ मेडिसिन बना करके रखा हुआ था, यामी उसे पीती है। वो थोड़ी सी हुओ को बढ़ाई करती है तो वो बेचारा खुश हो जाता है। इधर घर पर लिली जा कर के गू से कह रही होती है यामी पे नज़र रखने के लिए। वो हुओ के कुछ ज़्यादा ही करीब होती जा रही है तो गू से कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं बैठा हूँ, तुमसे तुम्हारा बंदा नहीं संभल रहा तो मुझे आकर के कंप्लेन मत करो। हालांकि वो हुओ और यामी को अलग करने का अपना ही प्लान चल रहा होता है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। वो अपने सेक्रेटरी को सब कुछ रेडी करने के लिए बोलता है। अगले कुछ दिनों में वो यामी को यहाँ से हमेशा के लिए लेकर के जाने वाला था। दूसरी तरफ यामी यहाँ पर साथ में थी हुओ के, तो हुओ के नंबर पर उसका फ्रेंड का कॉल आ रहा था। वो वॉशरूम में था तो फ़ोन स्पीकर पर डालने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट आ चुकी है और वो उसे कभी भी मिलने के लिए आ जाएगी। यामी को लगने लगता है कि वो हुओ की एक्स गर्लफ्रेंड है, बट वो नॉर्मल रिएक्ट करती है। तभी यहाँ पर हुओ को उसके दोबारा दोस्त का कॉल आता है। फिर वो यामी को कहता है कि वो आज रात बाहर जा रहा है और लेट आएगा। यामी बस कैजुअली उसे ओके कर देती है क्योंकि उसे पता था वो यहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। तो यामी भी फिर अपने फ्रेंड के साथ क्लब में चली जाती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो उसी क्लब में है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसके फ्रेंड को वो बताता है वो यामी के साथ है, लेकिन यामी उसके रिलेशनशिप को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका फ्रेंड हंसने लगता है, ओह तो सच में ऐसी भी लड़की है जो कि हुओ को रिजेक्ट कर रही है। वो लोग यहाँ पर आपस में एक तरफ बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से यामी अपने फ्रेंड के साथ थी। उसकी नज़र यहाँ पर हुओ पर तब पड़ती है जब हुओ की बचपन की फ्रेंड यहाँ पर आती है। हालांकि वो हुओ को पसंद करती थी लेकिन हुओ कभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा। वो यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आई थी। वो हुओ को कह रही होती है, अरे मुझे पता चला है तुम्हारी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तुम्हें याद है हमारा बचपन में बेट, अगर हम दोनों में से किसी का कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनेगा तो हम दोनों एक दूसरे से एंगेज हो जाएंगे। हुओ से कहता है कि वो बचपना था, उस बात को अब तक लेकर के तुम चल रही हो। मैंने तो बचपन में यूँ ही मजाक मजाक में कह दिया होगा। तभी उसकी नज़र यहाँ पे यामी पे पड़ती है। वो लड़की भी यामी को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद हुओ यामी को जानता है। तो वो जाकर के यामी को उनके साथ आकर के ड्रिंक करने के लिए बोलती है। वो लोग वहाँ पर साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। हो और यामी ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ खास नहीं जानते हैं। थोड़ी देर साथ में रहने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे। अब वो इस तरीके से वो दोनों लड़कियां यहाँ पर साथ में जाने के लिए कह रही होती, यानी कि वो यामी को छोड़ नहीं सकता था और उसकी बचपन की फ्रेंड भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है। तो फिर वो उन दोनों को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि पहले वो उस लड़की को छोड़ता है, इसके बाद उसका फ्रेंड भी थोड़ी देर जाके आगे उतर जाता है। फिर वो यामी को एक्सप्लेन करता है उसके और उस लड़की के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ फ्रेंड हुआ करते हैं। यामी को वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर गो यहाँ पर वापस उस न्यू गाय को यामी को मिलने के लिए बोलता है। तो वो यामी को कॉल करता है तो यामी मना कर देती है कि वो बिजी है। वो बंदा भी अब यहाँ पर गो को रिबेल करने लगा था। गो से कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया था, क्योंकि तुम मेरे
पालतू डॉग की तरह थे। मैंने सिर्फ तुम्हें वहाँ पर उसका फियोंसे बनने के लिए कहा था, लेकिन बदले में तुम उसे टच नहीं करोगे। वो बंदा रिबेल करते हुए कहता है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता है दुनिया में, जो आप चाह रहे हो वो नहीं होने वाला है। और यहाँ पर इस तरीके से गू को इस बात से गुस्सा आने लगता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी बात को मना करने के लिए, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिनों तक आपकी बात को सुनने नहीं वाला है। अगले दिन वो यामी को ढूंढते हुए घर जाता है तो देखता है कि यामी घर पे है ही नहीं। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो अपने सेक्रेटरी, अपने दोस्त सबको बोलता है जितनी जल्दी हो सके यामी को ट्रैक करो कि यामी किधर है। इधर उसे पता नहीं था कि यामी को किडनैप करके कौन लेकर के जा सकता है। दुश्मन में उसका अंकल भी है, उसकी स्टेप मदर भी है और लिली भी है। तीनों में से किसी का भी काम हो सकता था। उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि वो यामी को नहीं सेव कर पाया। इधर हम लोग देखते हैं उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं गू है। हालांकि उसका प्लान था कि वो यामी को इस पूरी कंट्री से ही बाहर लेकर के जाएगा, लेकिन बाहर तूफान आने की वजह से सारे एयर रूट्स बंद थे और वो यहाँ पर यामी को लेकर के नहीं जा सक रहा था। इसी वजह से उसने उसे किडनैप करके इस अबैंडन से प्लेस पर रखा हुआ था। यामी को पता नहीं था कि उसे किसने किडनैप किया है। तब तक इधर हुओ को पता चल जाता है कि यामी किधर है और उसे ढूंढते हुए उस प्लेस पर पहुंच जाता है। उसका सेक्रेटरी गू को वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर पता चल गया तो वो लोग यहाँ पर गू को जेल में डाल देंगे। फिलहाल गू को वहाँ से जाना पड़ता है। वो यामी को सेव करने के लिए पहुँचता है। जल्दी जल्दी वो उसका यहाँ पर ऐसे आँख का पट्टी खोलता है। वो काफ़ी घबराई हुई थी। यहाँ पर वो हो को देख के हक करके रोने लगती है। हो उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है, गलती उसकी है, वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तभी कोई उसे किडनैप करके लेके गया। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि पता लगाओ कि यामी को किसने किडनैप किया है। यामी यहाँ पर काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन हो के साथ वो काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर रही होती है। उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे काम डाउन कर रहा होता है। यामी का वो पोस्टर भी कर रहा था और वो उसे प्रॉमिस करता है कि दोबारा कोई भी यामी को हर्ट नहीं कर पाएगा। यामी को यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हो गया है, तुम मेरे साथ रियल गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती। यामी उसे कहती है, पहले एक बात बताओ, तुम्हें याद है बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। शुरुआत में तो वो थोड़ी देर चुप था, फिर वो उसे उसी नाम से पुकारता है जिस नाम से उसने यामी को बचपन में बुलाया था। तब जाकर के यामी को ट्रस्ट होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो सारी बातें शुरुआत से ही याद थी। अब वो समझ गई थी कि आखिरकार क्यों उसने उसके साथ ये रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए शुरुआत में रेडी हुआ था और वो क्यों इतनी आसानी से पड़ गया था, क्योंकि वो जो कि किसी लड़की से पटा नहीं करता था। जब वो की इन बातों का उसे भरोसा हो जाता है कि उसे वो याद था, तब जाकर के यामी उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कह देती है। वो कहती है कि ठीक है, हम डेटिंग ट्राई कर सकते हैं, अगर हमें वो शूट किया तो फिर हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। वो खुश था कि फाइनली यहाँ पर 3 महीने साथ रहने के बाद यामी उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दी। वैसे रियल में ऐसे बहुत ही रेयरली लड़के मिलते हैं जो कि एक्चुअल में किसी से इस हद तक प्यार करते हैं। वैसे कहता है, डोंट वरी, आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और मैं ज़रूर ही पता लगा के रहूँगा कि तुम्हें किसने किडनैप किया है, और एक बार बस पता चल जाए फिर मैं उस इंसान को ज़रूर ही पनिशमेंट देने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। यामी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया था। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर सच में हो के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। उसका फ्रेंड उसके लिए काफ़ी खुश था कि चलो ठीक है, उसके लिए सही है, अब उसे एक परमानेंट बॉयफ्रेंड मिल गया। लेकिन इधर जो लिली थी, उसने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि उसे पियानो कंपटीशन में पैसे लेकर के फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था, लेकिन कोई न्यूज़ लीक कर देता और अब उसे 300 मिलियन का कंपनसेशन देना था। ऊपर से उसकी बुराई हो रही थी, सो अलग उसे नहीं पता था कि ये वो नहीं कराया हुआ था। यामी से मिलने के लिए जाता है तो उसे बताता है एक्चुअल में उसने लिली को पनिशमेंट देने के लिए सब कुछ किया है। अब तक लिली यामी को परेशान करते आ रही थी, अब बारी यहाँ पर परेशान होने की लिली की है। ये बात सुन करके तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि बस के लिए इतना कुछ कर रही है। अब यहाँ पर एक्चुअल में यामी को अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाने का मन कर रहा होता है, लेकिन इसके लिए उसे गू से बात करना पड़ेगा, तो ही तो वो उसे वहाँ से लेके आ सकती है। वो उसे कहता है, ढक्कन लड़की, तुम्हें अब अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, उन्हें हॉस्पिटल से बाहर लेकर के आने के लिए किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड मदर को गू के चंगुल से अलग कर लिया। यामी ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है। इधर गू को सबक सिखाने के लिए वो अपने कंपनी वालों को बोल रहा होता है, उसे परेशान करने के लिए, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाने के लिए। वो लोग सब समझ जाते हैं कि वो और गू के बीच में कोई पंगा चल रहा है, तभी वो ऐसा कर रहा है।
यामी यहाँ पर कुछ नए डिज़ाइंस क्रिएट कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। उसने यामी के लिए फ्लावर बुके लेकर के आए हुए थे, क्योंकि उनके साथ रहने के एनिवर्सरी के 3 महीने बीत चुके थे। हालांकि ड्रामा में देखने में काफ़ी क्लीशे लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफ़ी रोमांटिक लगता है जब लड़के आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखते हैं। तो यामी यहाँ पर वो कि इन बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो ये सब कुछ उसे इम्प्रेस करने के लिए ही तो कर रहा था। इधर लिली की मुश्किलें बढ़ते जा रही थी। उसके पेरेंट्स लिली पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, तभी वहाँ पर गू आता है। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं लिली का हेल्प करने के लिए। गू कहता है मेरे सामने वाला ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा टफ है और मैं उसके खिलाफ़ नहीं जा सकता। वो लोग जानना चाहते थे आखिर कौन है जो बेवजह उनसे पंगा ले रहा है, तो उसे बताता है वो कोई और नहीं वो है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो यहाँ पर यहाँ लिली के साथ इंगेज है ना। वो उसे कहता है आप लोगों को अच्छे से पता है कि वो अपनी मर्जी से लिली से इंगेज हुआ नहीं था और ना ही उसने इस इंगेजमेंट के लिए हाँ कहा है। तो अब इससे बात है कि वो क्यों कर रहा है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। अगले दिन यामी का हेल्प करने के लिए वो यामी को उसी डिज़ाइनर से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जो कि यहाँ पर 2 साल पहले यामी का डिज़ाइन लेकर के काफ़ी फेमस हो चुकी थी और वो कंपटीशन भी जीत चुकी थी। वो मास्क पहन के आई हुई थी, इसी वजह से वो डिज़ाइनर यहाँ पर यामी को पहचान नहीं पाती है। यामी वहाँ पर 2 साल पहले उस डिज़ाइन की बात कर रही होती है, जहाँ पर कि वो कुछ खास नहीं बता पाती है। वो उसे पूछ रही होती है कि उसका इंस्पिरेशन क्या है, तो वो उसे कह नहीं पाती है कि एक्चुअल में वो क्या ही उसके लिए इंस्पायर यहाँ पर कर रहा है। अब भला करे तो क्या करे इंसान यहाँ पर। तो इस तरीके से फिर वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसका हेल्प करने के लिए रेडी था यहाँ पर। वो फिर इसके बाद ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल से निकाल करके वो लेकर के आने वाली थी, जहाँ पर कि वो उसका हेल्प करने वाला था। इसके बाद जब वो घर जाती है तो उसका अंकल उससे माफ़ी मांगने के लिए आता। इस बात पर वो गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं चाहिए, मैं तुमसे वैसे भी अलग हो चुकी हूँ, तुम्हारे अब कोई और फियांसे है, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर वो यामी के सपोर्ट में आता है और वो गू को वार्न करता है अगर वो उससे दूर नहीं रहेगा तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, उसने लिली को सबक सिखाया है ना, अगर वो नहीं माना तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा। गू को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो और यामी एक है। वह यामी को कहता है तुम्हें क्या लगता है वो जैसा बंदा तुमसे कभी शादी करेगा, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, बीवी नहीं, इस बात को याद रखना। वो इस बात पर कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप यामी को वहाँ से लेकर के चले जाता है। यामी ने भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल से लेकर के जा रही होती है, तभी वहाँ पर लिली वो से मिलने के लिए आती है और वो उसे कह रही होती है कि क्या वो उससे गुस्सा है, वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आ रहा। वो उसे कहता है देख बहन, मैंने कभी तुझसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ नहीं कहा, बेकार में ही मेरे पीछे तुम मत पड़। अब यहाँ पे वो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो यहाँ पर लिली को सबक सिखा सके। लिली के जाने के बाद वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मुझे भी वो वीडियो ज़रा भेजना। अब लिली का सबक सिखाने का वक्त आ गया। वो बहुत दिनों तक मेरे पीछे पड़ी थी। वो इंटरनेट पर उस वीडियो को डाल देता है, जिस वजह से लिली की काफ़ी बदनामी होने लगती है। लिली को पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, लेकिन ये सब कुछ तो वो ही कर रहा होता है। वो और यामी साथ में थे। यहाँ पर वो यामी को दिखाते हैं कि देखो लिली की कितनी बदनामी हो रही है। वो काफ़ी खुश थी शादी में। वो यहाँ पे यामी को मना लेता है डिज़ाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। अगले मॉर्निंग यामी जगती है। वो उसके लिए कोई मेडिसिन लेकर के आया था, उसके हेल्थ के लिए, उसके खाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से घर पर वो के मॉम डैड आ जाते हैं। उन्हें डाउट था वो और यामी के बीच में कुछ चल रहा है। वो लोग देखने के लिए कमरे में अंदर जाते हैं तो वो जल्दी से यामी को छुपा देता है, क्योंकि इतना बड़ा सदमा तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिली से एंगेजमेंट तोड़ने के बाद वो उसी के सौतेले सिस्टर यामी के साथ है। वो अपनी मॉम को समझाता है मॉम अब घर चलो, मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए, मैं आराम से आपको चीज़ें बताऊँगा। यामी को लग रहा होता है कि शायद वो पेरेंट के सामने उससे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। पेरेंट के जाने के बाद वो यामी से बात करने के लिए आता थी। यामी से कहती है आई नो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तुम्हारी वाइफ नहीं। वो हंसते हुए कहता है पागल लड़की, मैं बस तुम्हारा ये जो डिज़ाइनर वाला प्रॉब्लम है ना, इसे सॉल्व कर लूँ, फिर मैं प्राउडली अपने पेरेंट्स से तुमसे बात करने के लिए लेके जाने ही वाला था। तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुमसे शादी नहीं करूँगा? इधर यामी को उस पर भरोसा हो जाता है और वो कहती है ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई नो तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, अगर तुमने कहा है तो तुम ज़रूर ही ऐसा करोगे। वो कहते हैं सिर्फ कुछ दिन और, फिर वो तुरंत ही सब कुछ ठीक कर देगा। यामी लास्ट टाइम वो पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है।
अगले दिन यामी ने जो डिज़ाइंस बनाए थे वो बिल्कुल सेम बनाए थे जो कि 2 साल पहले हुआ करते थे, और वो अपने नाम से उस कंपटीशन में अप्लाई करने वाली थी। हुआ ने जानबूझकर के ऐसा करने के लिए कहा था ताकि सबकी नज़र उस डिज़ाइन पर हो कि अगर ये डिज़ाइन से यामी के है 2 साल पहले, वो सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न के साथ उस लड़की के कैसे हो सकते हैं। हो और यामी का ये प्लान था। लास्ट में उस लड़की को अपनी गलती तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, और होता भी यही है। अब वो लड़की ना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि यामी ने प्रूफ के साथ ये चीज़ किया था। अब यहाँ पर यामी जो है वो इनोसेंट सबके सामने प्रूफ हो जाती है, और इस तरीके से जो है जो उस पर दाग लगाता है कि उसने डिज़ाइन चोरी किए हैं वो भी क्लियर हो जाता है। अब बारी थी लिली की फैमिली की। बहुत हो गया उन लोगों ने ये सब कुछ उस डिज़ाइनर को सेल किया था, ये बातें यामी यहाँ पे प्रूफ कर देती है। जो रिपोर्टर्स थे वो सीधे घर पहुँच जाते हैं। उसके यामी मतलब लिली को तो जेल हो जाता है, और उसके मॉम डैड की कंपनी को तो वो ही बैंक करप्ट कर देता है। यामी यहाँ पर शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए आई हुई थी, उसका फ्रेंड भी यहाँ था। तभी वहाँ पर गु आ जाता है। वो एक्चुअल में यामी से माफ़ी मांगने के लिए आया था। उसकी कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा मेस में थी, और वो अगर अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद वो यामी के साथ खुश रह रहा होता, उसे हो के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। यामी से वो कहता है कि क्या वो उससे नफ़रत करती है। यामी उसे कहती है कि नहीं, नफ़रत तो उससे पहले करती थी लेकिन अब नहीं। अब वो उसकी ज़िंदगी में है, और वो उसे बहुत ही प्यार करती है, इतना प्यार कि उसे किसी से नफ़रत करने का वक्त ही नहीं है। वो माफ़ी मांग करके यामी के लाइफ से चले जाता है। वो और यामी दोनों शादी कर लेते हैं, और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस के नए ड्रामा को लाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।